दिस कैन नॉट हैपन। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अगर मैंने इस बच्चे को रखा तो मेरा तो सारा का सारा फिगर खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मोनिका जल्दी से गाड़ी में बैठती है और नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेती है। मोनिका, तुम गाड़ी लेकर कहाँ गई थी? और ये क्या, तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं, बस मैं तो नजदीकी अस्पताल में एबॉर्शन कराने के लिए गई थी, इसलिए थोड़ी बॉडी में वीकनेस आ गई है। 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगी। क्या कहा? अबॉर्शन? मैंने सुबह ही चेक किया था, इसलिए मैं अबॉर्शन के लिए अस्पताल चली गई। अगर ज्यादा देर हो जाती तो अबॉर्शन में प्रॉब्लम होती। मोनिका, तुम पागल हो गई हो क्या? वो हमारा बच्चा था और तुमने उसे अबॉर्ट कर दिया। 3 साल हो गए हमारी शादी को और अब तक मैं बाप नहीं बन पाया, और आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी और तुमने। इतना ओवर रिएक्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने एबॉर्शन किया है, ना कि किसी का मर्डर। और वैसे भी मैं लीगल तौर पर ये बच्चा मेरा है, तो बच्चे को मैं रखूं या इसका एबॉर्शन करूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अंडरस्टैंड? इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। वहीं मोनिका और आदित्य की बात उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनके घर की नौकरानी शालिनी सुन लेती है। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं। यहाँ मैं माँ बनने के लिए तरस रही हूँ। न जाने मैंने कितनी मन्नत मांग ली, और एक मेरी मालकिन है जिन्होंने अपना बच्चा ही गिरा दिया। जहां एक तरफ मोनिका शहर की पढ़ी लिखी खुले ख्यालातों वाली लड़की होने की वजह से बच्चा पैदा करके अपना फिक्र नहीं खराब करना चाहती थी, वहीं शालिनी एक घरेलू लड़की थी जिसे एक मां बनने की कमी दिन रात महसूस होती थी। माता रानी, मैं तेरे मंदिर पैदल चलकर आऊंगी, 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी, लेकिन मेरी सुनी गोद को भर दे। शालिनी, रो मत। अगर तुम माँ नहीं बन सकी तो मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अब करता हूँ। तुम देखना, माता रानी जरूर हमारी प्रार्थना सुन लेंगी। ये ले खा। मम्मी जी, आप जानती हैं ना कि मैं मीठा नहीं खाती, इसके बावजूद भी आप मुझे मिठाई दे रही हैं। तुझे तो ये मिठाई खानी चाहिए। सरला देकर गई है, अभी उसकी बहू को पोती जो हुई है। न जाने मेरे नसीब में कब पोता पोती के साथ खेलना नसीब होगा। अब सुबह सुबह आप मत शुरू होइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे माँ बनने में, बच्चा पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब करके मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना। अब आप अपने आप को देख लीजिए, 40 की होकर भी आप 60 की लगती हैं। अपनी सास और पति के लाख समझाने पर भी मोनिका नहीं मानती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और 4 महीने बीत जाते हैं, और एक दिन अचानक वर्कआउट करते करते मोनिका बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मोनिका को? यह अचानक बेहोश कैसे हो गई? मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। सच में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे आज ही अपना अबॉर्शन कराना होगा। मोनिका, बहुत हो गया। पहले भी तुम मेरे बच्चे को गिरा चुकी हो, लेकिन अब और नहीं। अगर तुमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुन मोनिका को न चाहते हुए भी बच्चे को रखना पड़ता है। जहां एक तरफ मोनिका प्रेग्नेंट हो गई थी, वहीं शायद शालिनी की भी माता रानी ने सुन ली थी और शालिनी भी गर्भवती हो गई थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जहां शालिनी दिन भर घर के सारे कामकाज करती, वहीं मोनिका दिन भर अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। मोनिका बहू, जब देखो तुम अपने कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे ऐसी हालत में ज्यादा आराम करना भी ठीक नहीं है। ये तो तू बस पूरा दिन आराम करती है या तो जिम करती है। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना कि आप, तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब चाहिए और मुझे आराम करने दीजिए। समय बीतता है और दोनों ही बहू की डिलीवरी का समय आ जाता है। जहां शालिनी की डिलीवरी तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन वहीं मोनिका पूरे 9 महीने आराम और लगातार जिम जाने की वजह से बच्चा ऑपरेशन से उसका होता है। अली अली, क्या हुआ मेरे मुन्नी को? क्यों रो रहा है मेरा मुन्ना? मेरे मुन्नी को भूख लगी है? आजा, मैं तुझे दूध पिलाऊं? अरे शालिनी, मुन्ने को दूध पिला पिलाकर तेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है। मेरी मां मुन्ने को दूध पिलाना बंद कर दे। मैं मुन्ने के लिए बाहर से दूध ले आऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ के होते हुए बच्चा बाहर का दूध क्यों पिएगा? भला आपको पता भी है कि बच्चों को अगर माँ के दूध के बजाय बाहर का दूध पिलाते हैं तो उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। इतना कहकर शालिनी अपने बच्चे को गोद में समेट कर दूध पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ, वो कौन ये बच्चा है या कोई ढोल है? जब से बजे जा रहा है, इसके रोने की आवाज सुन सुनकर मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है। चुप कर, और कितना रोएगा? ये बच्चा रो रहा है और तुमसे इसे चुप कराने की बजाय डांट रही हो। इसको भूख लगी होगी, इसे दूध पिला दो। इस बच्चे को पैदा करके मेरा फिगर खराब हो गया है, ऊपर से अब तुम चाहते हो कि मैं इसे दूध पिलाकर जो मेरा बच्चा को जो फिगर है उसे भी खराब कर लूं। तुम्हें ही शौक था ना बच्चे का, तो रखो अभी से। जहां एक तरफ मोनिका अपने रोते हुए बच्चों को देखकर भी उसके मन में ममता नहीं जागती, वहीं शालिनी, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? क्यों रो रहा है? इसे छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा। तो आज मत जाओ।
नहीं जाऊंगी तो मालकिन सैलरी कट कर लेंगी। एक काम करते हैं, मुन्नी को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। शालिनी, बच्चे को लेकर कैसे काम करोगी? उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने मुन्ने के साथ आराम से काम कर लूंगी। मेरा मुन्ना इतना समझदार जो है, अपनी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। शालिनी अपने बच्चे को एक कपड़े से अपनी पीठ पर बांधकर घर के सारे कामकाज करती है। तभी अचानक उसे मोनिका के बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये क्या, ये तो मालकिन का बच्चा रो रहा है। शालिनी जल्दी से कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि मोनिका का बच्चा रोते हुए बेड से गिरने ही वाला था। तभी शालिनी जल्दी से बच्चे को गिरने से बचा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। हे भगवान, बच्चे का रो रो कर गला सूख गया है, लेकिन मालकिन कहाँ है? एक काम करती हूँ, मैं ही इसे दूध पिला देती हूँ। शालिनी जल्दी से मोनिका के बच्चे को दूध पिलाती है और फिर अपने और मोनिका के बच्चों को एक साथ ही छोड़कर उन्हें खेलने देती है और शालिनी घर के काम में लग जाती है। तभी मोनिका जैसे ही अपने कमरे में अपनी नौकरानी के बच्चे को देखती है। शालिनी, शालिनी! क्या हुआ मालकिन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ अपने बच्चे को सुलाने की, ये जानते हुए भी कि तुम एक नौकरानी हो? आपका बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे के साथ छोड़ दिया ताकि दोनों खेल ले। शालिनी की बात सुन मोनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो शालिनी को थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी औकात कि तूने मेरे बच्चे को दूध पिलाया? आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा तूने ऐसी कोई हरकत की तो तेरी आंख नोच लूंगी। जहां मोनिका अपने बच्चे को पल भर भी अपने सीने से नहीं लगाती थी, वहीं अगर मोनिका के बच्चे को कोई छू भी ले तो वो गुस्से से तिल मिला जाती थी। अले अले, मेरे मुन्ने को हंसी आ रही है। लगता है अपनी माँ के हाथों से मालिश करवाने में तुझे बहुत मजा आता है। एक ये जो अपने बच्चे को दिन रात अपने सीने से लगा कर रखती है, और एक मेरी बहू है जो अपने बच्चे को देखती तक नहीं है। शशिकला के कहने पर शालिनी मोनिका से छुप छुप कर मोनिका के बच्चे को मालिश कर दिया करती थी और उसे दूध पिला देती थी। लेकिन ठीक समय पर मालिश न होने की वजह से बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगती है, जिसे देख आदित्य और शशिकला बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके पैर तो बिल्कुल टेढ़े होते जा रहे हैं, क्या आप लोग इसकी मालिश नहीं करते हैं? अगर ऐसा रहा तो बच्चा समय बीतने के साथ साथ अपाहिज भी हो सकता है और इसका विकास भी रुक जाएगा। डॉक्टर की बात सुन शशिकला और आदित्य दोनों घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे को लेकर घर आते हैं, जहां बच्चा दर्द की वजह से बहुत रो रहा होता है। ये क्या, ये अभी तक रो रहा है? इसके रोने की आवाज सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। काश ये गूंगा पैदा होता तो ही सही रहता। एक माँ के मुंह से अपने बच्चे के लिए ऐसी बात सुन आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाता और शालिनी को थप्पड़ मार देता है। कैसी माँ है तू? तू एक डायन से भी गई गुजरी है। तेरी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा अपाहिज हो सकता है, लेकिन तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी निकलेगी तो मैं तुझे कभी भी मां बनने नहीं देता। अपने पति की बात सुन मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोनिका जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लेती है तो बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देख शालिनी बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। शालिनी की गोद में जाते ही बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है। ये क्या हो गया मुझसे? मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन ये तो मेरी गोद में ही रो रहा है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने सही कहा, मैंने बच्चा तो पैदा कर दिया लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे की ऐसी हालत है, भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मालकिन, अभी भी देर नहीं हुई है। बच्चे को समय पर दूध पिलाने से और अच्छी तरह उसकी मालिश करने से बच्चा ठीक हो सकता है। इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। शालिनी की बात सुन मोनिका खुश होती है, जिसके बाद अब शालिनी के कहे मुताबिक मोनिका अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसकी मालिश करती है, साथ ही साथ समय समय पर अपना दूध पिलाती है, जिससे बीतते दिनों के साथ साथ मोनिका का बच्चा अब ठीक होने लगता है। वहीं अब मोनिका के दिल में भी ममता जाग जाती है। एक औरत का जीवन तभी पूरी तरह से संपूर्ण हो पाता है जब वो एक मां बनती है। एक मां बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक खुशी है। बरसात में काली बहू का अलग चूल्हा। अरे कहाँ रह गए सब, जल्दी आओ, मेरी बहू आ गई है कितनी सुंदर है मेरी बहू रानी, कहीं से मेरी ही नजर ना लग जाए। लेकिन ये यश कहाँ रह गया? पूरी शादी में भी मुझे कहीं नहीं दिखा। पता नहीं पापा, शायद अपने दोस्तों के साथ हो। राजीव की बात सुन मनोरमा, राजीव और अपनी नई नवेली बहू तान्या का गृह प्रवेश कर रही होती है कि तभी यश वहां आ जाता है। लेकिन यश अकेला नहीं होता, बल्कि शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ होता है। यश, तू कहाँ चला गया था? और ये तूने शादी का कुर्ता क्यों पहना है? और साथ में तेरे ये लड़की कौन है? माँ, पापा, मैं आप लोगों से जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप जरूर मुझ पर गुस्सा करोगे, लेकिन अब यही सच है। मैंने कनिका से आज मंदिर में शादी कर ली। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। माँ, ये मजाक नहीं, सच है।
तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आज ही तेरे बड़े भाई राजीव की इतनी सुंदर लड़की से शादी हुई और आज ही तू इस काली लड़की से शादी कर इसे हमारे घर की बहू बनाकर ले आया। तूने क्या सोचा कि मैं इस काली लड़की को अपनी बहू स्वीकार करूंगी? माँ, आप कनिका की नहीं मेरी बेइज्जती कर रही हैं। दोनों माँ बेटों को लड़ता देख रामदेव, अरे बस भी करो मनोरमा, जो होना था सो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। दोनों बहू घर की चौखट पर खड़ी हैं, अब जल्दी से इनका गृह प्रवेश करो। इतना ही अपनी काली बहू के लिए हमदर्दी जाग रही है ना, तो खुद ही कर लो गृह प्रवेश। मनोरमा अपनी गोरी बहू तान्या का गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर ले जाती है। वहीं बेचारी कनिका यूं ही खड़ी रह जाती है। अरे फिक्र मत करो कनिका बहू, अभी तेरा ससुर जिंदा है। ससुर होकर भी रामदेव अपनी बहू कनिका का गृह प्रवेश करता है, जिसके बाद यश कनिका को अपने कमरे में ले जाता है। क्या हुआ कनिका, परेशान लग रही हो? अभी जो बाहर हुआ उसे आपने देखा नहीं क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अम्मा जी कभी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाएंगी। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। एक ना एक दिन उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग ही जाएगा। यश और कनिका काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कनिका के काले होने की वजह से यश जानता था कि उसकी माँ की शादी के लिए हाँ नहीं करेंगी। इसीलिए यश घर में किसी को बिना बताए कनिका से शादी कर लेता है। अपने पति रामदेव के कहने पर मनोरमा कनिका को इस घर में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन मनोरमा कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज दोनों काली गोरी बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। कल तो गृह प्रवेश के वक्त इतना सब कुछ हो गया कि माँ जी से बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपनी पहली रसोई की रस्म में माँ जी को इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी ना कि माँ जी अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगी। कनिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में खाना बनाने जा रही होती है कि तभी मनोरमा अपनी गोरी बहू के साथ वहां आती है। वहीं रुक जा, खबरदार जो अपने ये काले कदम तूने मेरी रसोई में रखे तो। आखिरकार को इतना काला कैसे हो सकता है? ये तो गलती से इंडिया में पैदा हो गई। मेरे अकॉर्डिंग तो इसे अफ्रीका के किसी जंगल में पैदा होना चाहिए था, बिल्कुल उनकी तरह जो लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए ना। अगर इतना ही पहली रसोई का रस्म करने का शौक है तो बाहर जाकर आंगन में बैठकर खाना बना, लेकिन खबरदार अगर तूने मेरी रसोई में कदम भी रखा तो इस रसोई में सिर्फ मेरी तान्या बहू ही खाना बनाएगी, ना कि तू। इतना कहकर मनोरमा अपनी गोरी बहू को लेकर किचन में चली जाती है, जिसे देख बेचारी कनिका आंगन में जाकर आसपास पड़ी मिट्टी से घर की दीवार के सहारे चूल्हा बनाने लगती है और छोटी छोटी लकड़ी को इकट्ठा करके चूल्हा जला देती है और अपने पति से खाना बनाने के लिए थोड़े से बर्तन और सामान मंगवाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ता है और बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये आंगन में चूल्हे पर खाना बनाना क्या पहले कम मुश्किल था कि तूने अब ये बारिश भी कर दी। अब इतनी बारिश में मैं खाना कैसे बनाऊं? कनिका सिर पर पन्नी ओढ़कर बारिश से बचते बचाते आटा गूंथने लगती है, लेकिन तभी उसके आटे के अंदर बारिश का पानी गिरने लगता है। यहाँ तो आटा गूंथना इतना मुश्किल हो रहा है, न जाने खाना कैसे बना पाऊंगी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती ना। कनिका हार ना मानकर जैसे तैसे करके आटा गूंथती है कि तभी बारिश की वजह से बार बार उसका चूल्हा बुझ रहा होता है। अगर इसी तरह ही ये बारिश के बूंदे चूल्हे पर पड़ती रही तो मेरा चूल्हा तो बुझ जाएगा और मैं खाना कैसे बना पाऊंगी। बारिश की वजह से बार बार चूल्हा बुझता देख कनिका काफी परेशान हो जाती है। तभी कनिका के मन में एक ख्याल आता है और वो भागी भागी स्टोर रूम की तरफ जाती है और वहां से कुछ टीन के डिब्बे लेकर उसे बीच में से काट लेती है और चूल्हे के आसपास उसे खड़ा कर देती है, जिससे अब चूल्हा बिल्कुल भी नहीं बुझता। अब यह चूल्हा नहीं बुझेगा। जहां एक तरफ काली बहू को बारिश में आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोरी बहू बिना किसी परेशानी के आराम से घर के अंदर किचन में खाना बना रही होती है। कितनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश में तो वो काली कलूटन कनिका से तो अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया गया होगा। तान्या कनिका की हालत पर काफी हंसती है और जल्दी से सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है, लेकिन वहीं कनिका भी हार नहीं मानती और जैसे तैसे कर बारिश में खाना बनाकर सभी को परोसती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। अरे वाह कनिका, तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। वही वाह, कितना बढ़िया खाना बनाया है तूने। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। अब क्या इस काली के ही खाने की तारीफ करोगे? तान्या बहू के हाथ का भी तो खाना खाओ। पापा गलत नहीं कह रहे माँ, कनिका ने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है और तान्या तो बस ये पास्ता और नूडल्स बनाई है, हम तो ये डेली ही खाते हैं। माँ जी आपके लिए खीर बनाई है, ये बता रहे थे आपको खीर बहुत पसंद है, ये लीजिए। तेरे इन काले हाथों की खीर खाने से अच्छा कि मैं जहर खा लूं। इतना कहकर मनोरमा उसे खीर की कटोरी को जमीन पर फेंक देती है।
और अपनी गोरी बहू के साथ मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। शादी के बाद जहां मनोरमा अपनी गोरी बहू को रानी की तरह रखती है, वहीं काली बहू को नौकरानी की तरह, और काली बहू की रसोई भी अब हमेशा के लिए आंगन में ही कर देती है। उस दिन तो तूने अच्छा खाना बनाकर पूरे घर को इम्प्रेस कर दिया, लेकिन आज देखती हूँ तू कैसे खाना बना पाती है। बाहर हो रही बारिश का फायदा उठाकर तान्या चुपके से कनिका के चूल्हे के पास जाती है और पन्नी में रखी हुई लकड़ियों को निकाल कर बाहर रख देती है, जो देखते ही देखते भीग जाती हैं। और थोड़ी देर बाद कनिका जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती है, भगवान ये क्या, सारी लकड़ियां तो भीग गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? चूल्हा सूखने में तो काफी वक्त लगेगा। लगता है आज पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। कनिका की बात सुन तान्या मन ही मन काफी खुश होती है और कनिका को परेशान करने के लिए दोनों सास बहू काफी सारे प्लान बनाती हैं। अरे तान्या बहू, जल्दी कर, कहीं वो कनिका की बच्ची आ गई तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ माँ जी, बस हो गया, चलो चलते हैं। तान्या मनोरमा कनिका के खाना बनाने वाले बर्तन और मसाले के डिब्बों को चुपके से ले जाती है। इसी के साथ तान्या जानबूझकर हथौड़े की मदद से कनिका का मिट्टी का चूल्हा भी तोड़ देती है। घर का सारा काम खत्म कर अब कनिका खाना बनाने के लिए जैसे ही आंगन में जाती है तो ये सब देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जानती हूँ ये सब कुछ माँ जी और तान्या ने किया है, लेकिन आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा? मेरे काले रंग को लेकर वो लोग मुझसे कितनी नफरत करेंगे। सब चीज जानकर भी कनिका अपनी सास और तान्या से कुछ नहीं कह पाती और मजबूरन इन सभी चीजों को बर्दाश्त करती है। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन इस बारिश में आंगन में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से आज ये खिचड़ी बन पाई है। बस अब जल्दी से बन जाए फिर मैं भी अंदर चलूं। कनिका बारिश में भीगती हुई चूल्हे पर खाना बना ही रही होती है कि तभी अचानक उसे गैस लीक होने की बदबू आने लगती है। ये अचानक गैस लीक होने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे घर से तो नहीं? घर के अंदर बनी किचन की खिड़की के बैक साइड पर ही बाहर कनिका का चूल्हा बना हुआ था, जिसके चलते उसे आसानी से गैस लीक होने की बदबू आने लगती है। कनिका भागती हुई जैसे ही घर के अंदर जाती है तो देखती है कि तान्या किचन में खाना बनाने के लिए गैस ऑन कर रही होती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इन काले हाथों से मुझे छूने की? तान्या, जो भी कुछ कहना है बाहर कह लेना, लेकिन अभी चलो यहाँ से। कनिका जबरदस्ती तान्या को किचन से बाहर ले जाने लगती है कि तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से किचन में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें तान्या को तो कुछ नहीं होता, लेकिन कनिका का एक हाथ और आधा चेहरा जल जाता है। सभी लोग कनिका को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर काफी देर तक कनिका का ट्रीटमेंट करता है। देखा भाभी, आप जिस कनिका के काले रंग से नफरत करते थे, आज उसी कनिका ने आपकी सुंदरता को जलने से बचाया। यश की बातें सुन तान्या की आंखों में कनिका के लिए आंसू होते हैं। वहीं मनोरमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ट्रीटमेंट के थोड़ी देर बाद जैसे ही कनिका को होश आता है तो दोनों सास बहू दौड़ी हुई कनिका के पास जाती हैं। कनिका बहू, अगर तू ना होती तो ना जाने आज तान्या के साथ कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग को लेकर जो भी मैंने तेरे साथ किया वो बहुत गलत था। तुमने मेरे लिए अपने शरीर को जला दिया। मुझे माफ कर दो कनिका, लेकिन आज के बाद हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करेंगे। तान्या और मनोरमा की बात सुन कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब तान्या मनोरमा कनिका के ठीक होने तक उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। वहीं मनोरमा अब अपनी काली और गोरी बहुओं की रसोई को भी एक कर देती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता है।